Hey everyone, welcome to Discover Study with your political science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट की जो नोटिफिकेशन आई थी एंड जिसका एग्जामिनेशन मैंने आपको डाल रखा है पॉलिटिकल साइंस का 19 अगस्त कह रही हूँ 19 नवंबर को है। तो इससे पहले 2020 में एक एग्जामिनेशन हुआ था आरपीएससी का ही फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का। उसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सारा ही पेपर जो है मैं एनालाइज करा रही हूँ इन पार्ट्स। ऑलरेडी 2 पार्ट्स करा चुकी हूँ जिसमें 30-30 क्वेश्चन करके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। आज के पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 61 टू 90 देखेंगे एंड इसकी पीडीएफ भी फ्रीली अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप जॉइन कर लीजिए एंड चैनल से रिलेटेड आपका टेलीग्राम आपके पास ग्रुप भी है जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको और भी कोई एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि कोई कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लूँ और अच्छे से कुछ बता दूँ, ठीक है? तो वो सारे डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिए, ठीक है? और इसके साथ-साथ पीएचडी से रिलेटेड एससेट एग्जामिनेशन, पीजीटी एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट सारे क्वेश्चंस जो भी हैं सारे अपने शूट कर दीजिए एंड इस चैनल को डिस्कवर स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बिकॉज़ वेरियस वैरायटी का कंटेंट फिर आपको मिलते रहेगा नोटिफिकेशन ऑन करके। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड अ, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हम अपना क्वेश्चन नंबर 61 से, ठीक है ना? ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन करा रखे हैं, ये जो पीडीएफ है मैं पूरा टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, ठीक है? सो आप उधर से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 1 मिनट। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये, हाँ। इसमें ना आपको क्या करना है कि साथ के साथ पार्टिसिपेट भी करते रहना है सो दैट मेरे को पता चले कि आपको कितना आता है कितना नहीं। और जो भी राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो मैं सर्कल कर दे रही हूँ, आपको पता ही है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर लॉक एज अ नेचुरल राइट लिबर्टी इज, लॉक के लिए एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता क्या है, मुझे बताइए। मॉरल राइट है, नैतिक अधिकार है, इंटेलेक्चुअल राइट है, बौद्धिक अधिकार है, इंडिविजुअल राइट है, व्यक्तिगत अधिकार है, या फिर यूनिवर्सल राइट है, सार्वभौमिक अधिकार है। हमेशा नेचुरल राइट की जो बात होती है वो बोलते हैं कि वो ये है कि नेचर ने हमें दे रखे हैं। तो नेचर सभी को देगा तो एक यूनिवर्सल आपका राइट है, इंडिविजुअल बेसिस पे है बट यूनिवर्सल है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लॉ, ये कौटिल्य से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य व्हाट क्वालिटीज आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अ किंग टू बिकम अ चक्रवर्ती। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार किसी राजा को अगर चक्रवर्ती बनना है तो उसके क्या गुण होने चाहिए। मिलिट्री पावर, सैनिक शक्ति, फाइनेंशियल प्रूडेंस, वित्तीय सावधानी, तीसरा विजडम है, बुद्धिमत्ता। सो बेसिकली क्या क्या गुण होने चाहिए। अगर आपने कभी अर्थशास्त्र के बारे में सुना है एंड उसके सारी थ्योरीज जो अच्छे से कर ली होगी इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, तो आपको पता है कि आपके कौटिल्य ने इन तीनों चीजों पे एम्फेसिस डाला है, इसलिए तीनों ही चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पावर्टी ऑफ इंडिया। सो पावर्टी ऑफ इंडिया बोल दो या फिर पावर्टी ऑफ इंडिया एंड अन ब्रिटिश पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की मैं बात करूं जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात हो रखी है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी, बी आर अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया या फिर नरेंद्र देव। सो आप सभी को पता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, पावर्टी ऑफ इन इंडिया, ये सब बातें आपके दादा भाई नौरोजी करते हैं जो कि अपने आप में एक मॉडरेट थे, ठीक है ना। Who among the following has expressed the view that communist movement in Asia is enemy of nationalism? निम्नलिखित में से ये विचार किसने व्यक्त किया है कि एशिया में जो समाजवादी आंदोलन है ना, वो आपका शत्रु है। किसका शत्रु है भाई? वो राष्ट्रवाद का शत्रु है। दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या फिर नरेंद्र देव। सो द आंसर हियर इज जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज बोली है। आपके वो सोशलिस्ट थे, आपके फेबियन सोशलिज्म को फॉलो करते थे बट नॉट कम्युनिज्म, ठीक है, ये ध्यान रखना। Aurobindo's philosophy of the cyclic evolution of human culture and civilizations are was influenced by। अरविंदो का मानव संस्कृतियों और सभ्यता का विकास चक्र कर्म दर्शन का पर प्रभाव था, ठीक है। लियोपोल्ड वी रैंक, किसका प्रभाव था इन पे? रोमन रोलेंट, ठीक है, कार्ल लैम्फ्रेच या फिर इमानुअल कैंट। किस पे अरविंदो घोष पे किसका प्रभाव था? दिस इज कार्ल लैम्फ्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हु अमंग द इंडियन थिंकर्स शेयर रूसोस एंथुसियाज्म फॉर द जनरल वेल।
निम्नलिखित भारतीय विचारकों में से किसने रूसों की सामान्य इच्छा के उत्साह का समर्थन किया है? महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, दादाभाई नौरोजी या फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जनरल विल का मतलब क्या है कि सब लोग एग्री होंगे, सब लोगों की रियल विल का मिक्सचर। सो दिस इज महात्मा गांधी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हेन क्राइम पेस मनी एंड मसल इन इंडियाज पॉलिटिक्स? यानी कि क्या है कि क्राइम जब पैसे देती है किस पे, मनी और मसल इंडियन पॉलिटिक्स पे, ये किसने बात की है? मनी पावर, आपका मसल पावर पॉलिटिक्स में। मिलान वैष्णव, ठीक है, आपके सदानंद धुमरे और समीर सारन या सुदीप्ता कविराज, किसने बात की है? सो दिस इज मिलन वैष्णव ने। नेक्स्ट आ जाता है, रजनी कोठारीज बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस? ठीक है, ये यूजीसी में भी पूछा गया है नेट वाले क्वेश्चन में। ठीक है ना, कि रजनी कोठारी की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स इन इंडिया निम्नलिखित में से कौन से उपागम के आधार पर लिखी गई है? नॉर्मेटिव मानकीय, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मार्क्सवादी लेनिनवादी, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनल संरचनात्मक प्रक्रियावादी। सो बेसिकली नॉर्मेटिव का मतलब है कि कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स की बात हो रही है। मार्क्सिस्ट लेनिस्ट मार्क्सिस्ट लेंस से, हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक लेंस से। सो बेसिकली इसमें ना स्ट्रक्चर की बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की, कि कैसे एक ही वन पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम है, कांग्रेस सिस्टम है, इस तरीके से बात होती है। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे ये लिखी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द आइडिया ऑफ डोमिनेंट क्लास इन इंडिया? ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से किसने प्रभुत्व जाति का विचार प्रस्तुत किया है? सो रंजीत गुहा, घनश्याम शाह, एस.सी. दुबे या एम.एन. श्रीनिवास? सो दिस इज एम.एन. श्रीनिवास, क्योंकि कास्ट इन पॉलिटिक्स पे ये बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज नोटेड द शिफ्ट फ्रॉम इंटरवेंशनिस्ट टू अ रेगुलेटरी स्टेट इन इंडिया? ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के हस्तक्षेपवादी राज्य से नियामकीय राज्य में बदलाव का उल्लेख किया है? पॉल ब्रास, पॉलर ब्रास की बात हो रही है, एल रुडोल्फ की बात हो रही है, कौशनेक की बात हो रही है, या फिर जोया हसन की बात हो रही है? ये मुझे बताइए कि ये जो आपका शिफ्ट है ये किसने बोला है? दिस इज रुडोल्फ। बट एक बार मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर देती हूँ, बिकॉज मुझे हल्का सा डाउट है। 70 क्वेश्चन है ना, 72। यस, आंसर इज रुडोल्फ। Which one of the following states is not established या formed under North East Area Reorganization Act 1971? पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थापित नहीं हुआ है? ठीक है, या नहीं बना है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या फिर मिजोरम? ये मुझे बताइए। सो आंसर शुड बी मिजोरम। मिजोरम एक्ट। मुझे बताइए मिजोरम फिर कब बना है? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में कौन सी स्टेट कब बनी है और कौन सी यूटी से स्टेट कब बनी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स्ट में बार बार क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर नोन एज ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन? बहुत ही ईजी है कि ब्रिटेन वुड्स संस्था किस किस को बोलते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक? सो हमको पता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को हम ये दोनों चीजें बोलते हैं। एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका ब्रिक्स से रिलेटेड है, वो अलग ही है, उसको ब्रेटन वुड में नहीं डालेंगे हम। एंड एशियन डेवलपमेंट एडीबी तो आपका अलग ही है, ठीक है, ये अलग है, तो ये इसको ये दोनों नहीं आएंगे। सो वेरी इजी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हैज प्रपोज द थ्योरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन? किसने ये ग्लोबलाइजेशन वाली थ्योरी जो है, सिद्धांत, वो है किसने प्रतिपादित किया है? चंदन ककस्थ, मार्था नुसबाम, रॉबर्ट पुटनम या रोलैंड रॉबर्टसन? सो पहले मैं बता देती हूँ ये होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, देखो, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, प्लस लोकलाइजेशन, यानी कि जो ग्लोबल सर्विसेज गुड्स है उसको लोकल मार्केट्स में आप अडॉप्ट कर रहे हो एक तरीके से। दिस इज रोलैंड रॉबर्टसन, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच ईयर चाइना बिकेम मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ? चाइना डब्ल्यूटीओ का मेंबर भाई कब बना? देखो, इस तरीके के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज्यादा याद करने चाहिए। ठीक है, आएगा भी नहीं। दिस इज इन 2002, ठीक है, ये अब ये इसको आप नहीं कर सकते। इंडिया कब बना, कौन कौन से संगठन का मेंबर, ये आपको याद डेफिनेटली होना चाहिए, मैं अगेन बोलती हूँ।
नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज फर्स्ट कॉइन द टर्म वॉशिंगटन कंसेंसस? वॉशिंगटन कंसेंसस सबको पता है, एक सेट ऑफ रिफॉर्म्स है, 10-20 आपके रिफॉर्म्स पॉलिसी है इकोनॉमिक बेसिस पे। सो मुझे बताइए कि ये जो टर्म है, ये जो आपका शब्दावली है वॉशिंगटन सहमति, ये किसने प्रतिपादित की है? इमैनुअल वॉलस्टीन, जॉन विलियमसन, आपके मिल्टन फ्रीडमैन या फिर जेएम केन्स? ठीक है, सो दिस इज जॉन विलियमसन। ठीक है, वॉशिंगटन विलियमसन, इस तरीके से याद करना। नेक्स्ट आ जाता है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, बुडापेस्ट सम्मेलन किससे संबंधित है? जलवायु पर्यावरण पर्यावरण से, यानी कि क्लाइमेट चेंज से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड से, साइबर क्राइम से, या फिर आपके बुद्धि की रोकथाम हेतु, यानी कि युद्ध की रोकथाम हेतु, यानी कि आपका प्रिवेंशन ऑफ वॉर। सो बेसिकली बुडापेस्ट कहाँ पे है मुझे बताओ? यूरोपियन कंट्री है क्या ये? दिस इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज नॉट सेंट इट्स पीस कीपिंग फोर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस? निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अपनी शांति सेना नहीं भेजी है? अंगोला, सोमालिया, सिएरा लियोने या फिर आपका नाइजीरिया? सो दिस इज आपका नाइजीरिया। मैंने अगेन बोला है, इस पूरे पेपर में यूएन पीस कीपिंग के इतने क्वेश्चंस आ गए हैं ना, पूरे पेपर में 3-4। तो पीस कीपिंग मिशन ध्यान रख लेना, यूएस ने कहाँ कहाँ इंटरफेयर किया है, आपका इंटरवेंशन किया है, वो भी आप ध्यान रख लेना। इंडिया ने कहाँ कहाँ किया है, ये भी आप ध्यान रख लेना। इस पे बहुत बार रिपीटेडली इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, और अगर आपको आईआर वगैरह जितने भी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज ऐप में क्या है, मैंने यूनिट वाइज कोर्स बना रखा है, आप उसको खरीद सकते हैं। एंड हर एक कोर्स में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, पूरे नोट्स मिल जाएंगे मार्क्ड। ठीक है, पूरा पढ़ाया हुआ सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रिंटेड भी मिल जाएंगे, उसके साथ साथ एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, और ये यूनिट वाइज मैंने अब डाल दिया है, सो दैट आपका क्या हो, आपका इजीली आप परचेज कर सको। People of Indian origin card scheme was implemented on the recommendation of which of the following committee? ठीक है, ये जो आपके निम्नलिखित में से किस समिति के अनुशंसा पर पीआई पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड योजना लागू की गई थी? एल एम सिंघवी कमेटी, एस जयशंकर कमेटी, निरुपमा राव कमेटी या रहमान कमेटी? सो ये बहुत ही इजी है, दिस इज सिंघवी कमेटी के बेसिस पे हमने इसको करा था। ठीक है, नेक्स्ट, Who among the following has coined a phrase for G4 countries? G4 countries सबको पता है, वो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसमें 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान। ये एक लीडर्स इन सर्च ऑफ फॉलोअर्स इन द कंटेक्स्ट टू देयर कैंडिडेसी फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स परमानेंट सीट। ये सब एक दूसरे के क्या करते हैं, ये सब एक दूसरे के लिए अनुयायी की तलाश में नेता, मतलब बेसिकली ये बोलते हैं कि यार आपको क्या करना है, आपको एक दूसरे की परमानेंट सीट को सपोर्ट करना है। सो ये जो टर्म है किसने स्टार्ट किया है? स्ट्रॉप टॉबॉर्न, जॉन कैरी, जॉन मैकेन या फिर आपके स्टीफन श्रिम? ठीक है, ये मुझे बताओ। आई थिंक दिस इज 4, बट स्टिल एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, सेकंड या 4 में कंफ्यूजन है। यस, इट इज 4। ठीक है, स्टीफन श्रिम ने ये बात किया है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चैलेंज एंड स्ट्रेटजी रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? की क्या चैलेंज है, क्या स्ट्रेटजी है, और रीथिंक करना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी? सी राजा मोहन, कांति वाजपेयी, राजीव सीकरी या हर्षवी पंत? सो दिस इज आपका राजीव सीकरी। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेन मिनिस्टर्स रिप्रेजेंटेड इंडियाज डेलीगेशन एट द नॉन अलाइंड समिट? निम्नलिखित विदेश मंत्रियों में से किसने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व किया है? अच्छा, ये बार बार चेंज होते रहेंगे। ठीक है, श्याम नंदन मिश्रा, एमसी चांगला, दिनेश सिंह, बालीराम भगत। सो इट्स वेरी इजी, इट्स ए श्याम नंदन मिश्रा, बट ये चेंज होते रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे नाम हो गया, ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, एससीओ हो गया, स्पेशली आसियान, नहीं सॉरी, स्पेशली एससीओ हो गया और ब्रिक्स हो गया, इन दो समिट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो आप याद कर लीजिएगा इस एग्जामिनेशन के लिए। पेड क्लास में तो मैंने कराया ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इज आर सपोर्टर ऑफ बिहेवियरलिज्म? इनमें से निम्नलिखित में से कौन से विद्वान व्यवहारवाद के समर्थक हैं? हांस इलो, हेना अरेंट, हैंस जे मॉर्गन थियो? ठीक है, मुझे बताओ कि कौन कौन बिहेवियरलिज्म को सपोर्ट करता है? सो इट इज आई गेस फर्स्ट, बिहेवियरलिज्म के लिए सिर्फ फर्स्ट है, यू लो। नेक्स्ट, इन द रेफरेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में डेविड ईस्टन की शब्दावली प्रासंगिकता का मूल मंत्र में शामिल कौन कौन सी चीजें हैं? डेविड ईस्टन की जो टर्म है क्रेडो ऑफ रेलेवेंस, उसमें क्या क्या चीजें हैं? रेलेवेंस, प्रासंगिकता, एक्शन, कार्य, सब्सटेंस, सार तत्व।
तो क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है? आई थिंक ऑल इंक्लूडेड है, बिकॉज पोस्ट बिहेवियरिज्म आया ही इसलिए था कि वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज एक्शन में यूज होती है, वैल्यू सब्सटेंस है और वैल्यू की रेलेवेंस इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डेविड एस्टन्स एसोसिएटेड आउटपुट? तो देखो आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल गैब्रियल एलिमेंट का हो गया, ये डेविड एस्टन का ये चीजें हो गई, बिहेवियरिज्म पोस्ट बिहेवियरिज्म, ये पूछे जा रहे हैं बार बार, ठीक है, ये ध्यान रखना। कमिटमेंट, फायदा, जुडिशियल डिसीजंस, न्यायिक निर्णय, रैशनल, तर्काधार और पॉलिसीज। सो देखो जब भी आउटपुट की बात होती है तो कमिटमेंट जो गवर्नमेंट ने की है, रैशनल जो है उनका पॉलिसी जो है ये गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन जुडिशियल डिसीजन आपका अलग होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल लॉज के हिसाब से होता है, तो वो एसोसिएटेड आउटपुट में नहीं आएगा। नेक्स्ट, which of the following are the categories of capability of political system according to Almond and Powell? Almond Powell के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति व्यवस्था की क्षमता की श्रेणियां हैं? रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन, निर्णय का निर्माण, निर्णय की प्रयुक्ति, निर्णय का अधिनिर्णय। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। हित का स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचार। तीसरा है रेगुलेटिव, एक्सट्रैक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और रिस्पॉन्सिव, यानी कि व्यवस्थाकारी, निकासीय, वितरणात्मक और उत्तरकारी। तो बेसिकली और मटेरियलिस्टिक, ओबीडियंस, पार्टिसिपेशन, वल्नरेबल। द्रव्यात्मक, आज्ञाकारी, कारिता और सहभागिता और श्रद्धात्मक। तो किस तरीके की एल्मन एंड पावल ने क्या बोला है कि पॉलिटिकल सिस्टम की क्या क्या क्षमताएं हैं? सो उन्होंने बोला था कि वो रेगुलेट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है और रिस्पॉन्स करता है। ये चारों चीजें उन्होंने क्षमताओं में कैटेगराइज कर रखी हैं। In the context of which of the following countries, Samuel P. Huntington stated that a country may be politically highly developed with modern political institutions while still very backward in terms of modernization. Samuel P. Huntington आपको पता ही है, उन्होंने कल्चर पे भी बात कर रखी है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की भी बात कर रखी है, डेमोक्रेसी का वेव भी बात कर रखी है। हंटिंगटन ने निम्नलिखित में से किस देश के बारे में ये कहा है कि देश आधुनिक संस्कृति संस्थाओं के साथ राजनीतिक रूप से विकसित हो सकता है, यानी कि इतना डेवलप है, जबकि वहाँ आधुनिकीकरण के मामले में अभी भी बहुत पिछड़ा है। सो ऐसा एक अमेलगमेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन किसका है ये? अर्जेंटीना, इंडिया, ब्राजील या आपका पाकिस्तान? तो अभी इंडिया का पेपर है तो इंडिया का ही बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, when countries political culture has been political detachment and subject competence by Almond and Verba. आलमंड और वर्बा ने किस देश की राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक निर्लिप्तता एवं प्रजाभाव संपन्न कहा है? ठीक है, जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम या फिर फ्रांस? मुझे बताओ। आई थिंक ब्रिटेन या फ्रांस में से एक होगा, बट स्टिल मैं एक बार कंफर्म कर लूं। जर्मनी, सॉरी। ओ हाँ, एल्बर्ट एंड सॉरी, देखो ये एल्मन एंड वर्बा का जो थ्योरी था, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या, उसमें आपका फ्रांस तो था नहीं, ये भी नहीं था, ब्रिटेन तो सबसे हाईली डेवलप था, लेकिन इन्होंने कॉम्पिटेंस की बात की है, तो दिस इज वेस्ट जर्मनी, स्पेशली वेस्ट जर्मनी है, बट ऑप्शन में हमारे पास जर्मनी है तो जर्मनी। नेक्स्ट, interstate council was formed on the basis of recommendation of the following commission या committee, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग के सिफारिश के अंत पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? राजमन्नार कमेटी, के संथानम कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग या फिर सरकारिया कमीशन? तो आपकी जो इंटर स्टेट काउंसिल आई है, पहले तो मुझे ये बताइए कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में? सो ये आया है आपका सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन में, और सरकारिया कमीशन से रिलेटेड मैंने वीडियो स्पेसिफिकली बना रखा है चैनल में, तो वो उसकी सारी रिकमेंडेशन आप देख लीजिएगा। आई में लगा रही हूँ, मैं कार्ड में लगा रही हूँ, ठीक है ना। Who among the following has called Indian federalism as paramountcy federalism? ठीक है, सो बेसिकली निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ को पैरामाउंसी संघ फेडरेशन कहा है? पॉलस प्रास, आपका के संथानम, स्वर्ण सिंह या फिर आर एस सरकारिया? सो दिस इज आपके संथानम, ठीक है, संथानम कमेटी भी है, ये ध्यान रखना, जिसकी बात होती है करप्शन से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, who among the following has given feminist alternative to Morgenthau's six principle of power politics? बहुत ही इजी है,
निम्नलिखित में से किसने मॉर्गेंथाउ के शांति राजनीति के 6 सिद्धांतों को नारीवादी विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है? जे एन टिकनर, ठीक है, सिंथिया एनलॉय, एम जालेव्स्की और ए एस रुनियन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास जे एन टिकनर, ठीक है, जे एन टिकनर इज योर करेक्ट आंसर। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी ये पार्ट 3 था, ठीक है। अभी तक हम 3 पार्ट के जरिए हमने 90 क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल हम 91 से लेकर 120 क्वेश्चन तक कर लेंगे एंड लास्ट उसमें हम 121 से 150 कर लेंगे। जितनी भी चीजें समझ आई है वो साथ के साथ आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड टॉपिक्स आप कर लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्या कीजिए कि जो भी चीज समझ में नहीं आई है कमेंट में पूछ लीजिए। और इस तरीके से ना, है ना, पूरा आप इसको करोगे तो हो जाएगा। पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, बस फैक्चुअल ही है। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है, बट अगर आपको फैक्ट्स याद है तो आपके लिए बस ऐसे ही चुटकियों का खेल है, ठीक है? ये ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।